नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अगेती आलू की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। इसलिए हमारे जिन किसान भाइयों ने अगेती आलू की बुआई कर दी है, तो वे अधिक पैदावार लेने के लिए फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। भारत में आलू का उत्पादन मुख्यतः सब्जी के लिए किया जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का करीब 90% सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन देखने में आता है कि इस फसल से अच्छी उपज किसानों को तभी मिलती है जब वो फसल का प्रबंधन उचित समय पर करते हैं। इसलिए हमारे जिन किसान भाइयों ने अगेती आलू की बुआई कर दी है, वो 30 दिन की खड़ी फसल में निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवार मुक्त कर दे। इसके बाद समय समय पर निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवार से मुक्त रखे, जिससे फसल की बढ़वार सही ढंग से हो सके। किसान भाइयों, आलू की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 1 सप्ताह बाद ही करनी चाहिए और उसके बाद प्रत्येक 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। ध्यान ये रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक सिंचाई में पानी आधी मेड़ तक ही देना है। आलू की फसल में जहां तक उर्वरक प्रबंधन की बात है, तो फसल में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए। लेकिन हमारे जो किसान भाई किन्हीं कारणवश मृदा परीक्षण नहीं करवा पाते हैं, तो वही 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 250 किलोग्राम यूरिया, 180 किलोग्राम DAP और 170 किलोग्राम MOP का प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की 125 किलोग्राम और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष बची यूरिया की 125 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग का प्रकोप काफी देखने को मिलता है, जो अल्टरनेरिया कवक द्वारा फैलता है। इस रोग के लक्षण शुरुआत में पौधे की निचली पत्तियों पर छोटे गोले से अंडाकार भूरे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और इस रोग से प्रभावित कंदों पर दबे हुए धब्बे तथा नीचे का गुदा भूरा और शुष्क हो जाता है। इसलिए इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पालेंगे। किसान भाइयों, आलू की फसल में पत्ती सिकुड़न लीफ कर्ल रोग के नाम से इसे जाना जाता है, काफी देखने को मिलता है। ये एक विषाणु जनित रोग है, जिसे कीट द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाया जाता है। इस रोग से ग्रसित पौधों की बढ़वार रुक जाती है, उनकी पत्तियां छोटी मुड़ जाती है। यदि किसान भाई इस रोग के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं, तो आप रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें और इसके अलावा इस रोग को फैलाने वाले कीट के नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर इसका छिड़काव कर दे। यदि इस रोग का प्रकोप फसल में ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो आप इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोलकर फसल पर इसका छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पालेंगे। इस तरह किसान भाइयों, आप इन सभी बातों का खास ख्याल रखते हुए यदि अगेती आलू की फसल का प्रबंधन करते हैं, तो आपको बुआई के 75 से 85 दिनों में औसतन 2 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज मिल सकती है। आज के दौर में पशुपालन फलता फूलता व्यवसाय बनता जा रहा है, जिसको कम समय और कड़ी मेहनत के साथ काफी आगे तक बढ़ाया जा सकता है। इस व्यवसाय से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन इस व्यवसाय पर अधिक खर्चा इनके आहार पर आता है। यदि पशुपालक भाइयों, आप इन पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं, तो इनसे अधिक दूध उत्पादन लिया जा सकता है। तो आप किस प्रकार से खिलाएं पशुओं को संतुलित आहार, इस बारे में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर सोनल श्रीवास्तव। और मैं आप सभी को पशुओं में आहार प्रबंधन के विषय में जानकारी देना चाहूँगी। चूँकि हम पशु खरीदते हैं
और उसमें बहुत पैसे खर्च करते हैं। मगर यदि हम पशुओं का आहार प्रबंधन अच्छे तरीके से नहीं करते हैं तो उनसे हम प्रोडक्शन नहीं ले पाते, पशुओं से दूध का उत्पादन अच्छे से नहीं होता। इसीलिए हमें आहार प्रबंधन बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन मिले, इसके लिए पशुओं के आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो दूध उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है, जबकि डेयरी व्यवसाय में 60% खर्चा आहार प्रबंधन पर ही आता है। इसलिए आहार प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। तो पशुओं का जो आहार की मात्रा जितनी उन्हें ज़रूरत है उसका कैलकुलेशन हम ड्राई मैटर के हिसाब से करते हैं। कितना ड्राई मैटर कितने किलो के पशु को आवश्यक है। तो सबसे पहले जैसे हमारे देसी पशु हैं, जो देसी गाय हैं, उनको हम उनके बॉडी वेट का 2% ड्राई मैटर इंटेक करते हैं, और क्रॉस ब्रेड जो गाय हैं उनको 2.5%, और भैंसों में 3% जो उनका बॉडी वेट है उसका हम उनका ड्राई मैटर रखते हैं। अब जो हम ड्राई मैटर कैलकुलेट करते हैं उसमें से 2/3 हम उनको चारा देते हैं, रफेज कहलाता है, और 1/3 उसको हम दाना मिश्रण से पूर्ति करते हैं। और जो रफेज की चारे की क्वांटिटी है उसमें हम 2/3 सूखा चारा रखते हैं और 1/3 हरा चारा उनको देते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास 500 किलो की एक भैंस है तो उसको हम 3% ड्राई मैटर इंटेक देंगे, तो उस हिसाब से उसे 15 किलो हम ड्राई मैटर दिन में हमें देना है, जिसमें से 2/3 यानी लगभग 10 किलो हम उसको चारा देंगे। अब चारा जो 10 किलो है उसमें से हमें 2/3 देना है उसको सूखा चारा, तो उस हिसाब से, और सूखे चारे में 90% ड्राई मैटर होता है, तो लगभग 7.5 किलो हमारा सूखा चारा होगा। और जो हरा चारा है उसमें ड्राई मैटर कम होता है, पानी ज़्यादा होता है, तो उसमें 10% लगभग ड्राई मैटर होता है, और इसलिए उसका लगभग 33-33.5 किलो हमें देना होगा। और दाने में भी 90% करीब ड्राई मैटर होता है, तो उस हिसाब से 5.5 किलो दाना हमें उसे प्रतिदिन देना है। अब दाने में जो ग्रेन्स हैं, दाने हैं, वो हमें लगभग 2 किलो देना है, और जो खली है वो 2 किलो मिलाना है उसमें, और दालों के जो छिलके हैं वो लगभग 1 किलो मिलाना है। इसके अलावा उसमें हमें नमक और मिनरल मिक्सचर भी मिलाना होता है। अब ये तो हुआ मेंटेनेंस राशन, उसका जो उसको दैनिक पूर्ति करने के लिए ज़रूरी है। मगर अब यदि ये गाय या भैंस दूध दे रही है तो उसमें हम 1 किलो ड्राई मैटर पर 3 लीटर दूध गाय में बढ़ा देते हैं, और भैंस में यही मात्रा अपन 1 किलो ही बढ़ाते हैं पर 2.5 लीटर दूध के लिए बढ़ाते हैं। और प्रेगनेंसी होगी यदि गाभिन पशु है तो हम उसको मोटे तौर पे ये मान सकते हैं कि 500 ग्राम प्रति 3 महीने में हमें ड्राई मैटर इंटेक बढ़ाना होगा उसका। और मिनरल मिक्सचर 1 से 2% मिलाना है, और विटामिन दे सकते हैं यदि हरा चारा पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो अपन को प्रति 100 किलो दाने पे 20 से 30 ग्राम विटामिन मिलाना होगा। और इन केस आपके पास चारे में सिर्फ भूसा ही है तो हम उसे 1 से 2% उसमें लाइम स्टोन पाउडर मिला देते हैं। पानी हमेशा स्वच्छ दें, और उसकी अवेलेबिलिटी पूरे समय होनी चाहिए, मतलब एडलिप पानी हमारे जानवरों को उपलब्ध होना चाहिए। यदि हम घर में दाना बनाना चाहते हैं तो यदि आपके पास कम मात्रा में, कम संख्या में पशु हैं तो घर पे बनाना बहुत फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। मगर हाँ, आपके पास ज़्यादा मात्रा में पशु हैं तो आप घर पर बना सकते हैं। पशुपालक भाइयों, घर पर 100 किलोग्राम संतुलित आहार मिश्रण तैयार करने के लिए मक्का या जौ 40 किलोग्राम, मूंगफली की खली 20 किलोग्राम, दालों की चूरी 17 किलोग्राम, चावल की पालिश 20 किलोग्राम, मिनरल मिक्सचर 2 किलोग्राम, साधारण नमक 1 किलोग्राम, इन सभी अवयवों को अच्छी तरह मिलाकर सूखे स्थान पर भंडारित करें तो पशुपालक भाइयों, इस तरह आप संतुलित आहार मिश्रण स्वयं घर पर तैयार करके अपने पशुओं को खिला सकते हैं और अधिक दूध उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं पशुओं को आहार खिलाते समय क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए जिससे पशुओं का स्वास्थ्य ठीक बना रहे। इन पहलुओं पर खासकर ध्यान देने की जरूरत होती है। हमें पशुओं में हरा चारा देना है तो उसको थोड़ा सा हम सुखा के देते हैं और प्रॉपर तरीके से उसकी कटिंग होनी चाहिए। वहीं हमें हरा चारा और सूखा चारा मिक्स करके देना चाहिए।
बहुत अधिक मात्रा में हरा चारा नहीं देना चाहिए, इससे उनकी पाचन, जानवरों के जो पाचन तंत्र है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और अपच की शिकायत होगी। दाना आप यदि स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए ये ध्यान रखें कि वो दाना सूखी अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि दाने में बहुत जल्दी फंगस होती है, इसमें खली रहती है जो ऑयल कंटेंट होता है, उसके कारण फंगस भी बहुत जल्दी होती है। और यदि हम फंगस वाला खाना खिलाएंगे तो उससे हमारे पशुओं की सेहत में बुरा असर होगा। और यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से पशुओं से अच्छा उत्पादन आप ले सकेंगे। अपने राज्य में मूंग की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और किसान मूंग की कटाई, मड़ाई और भंडारण के कार्य में लगे हैं। तो आप किस प्रकार से करें मूंग की कटाई, मड़ाई और सुरक्षित भंडारण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र। आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे कि मूंग कैसे जो हम कटाई करें, मड़ाई करें, भंडारण, इस पे हम जो चर्चा करेंगे। अक्सर देखने में आता है कि किसान भाई कड़ी मेहनत करके फसलें उगाते हैं, पर जब समय आता है फसल कटाई का तो जल्दबाजी कर देते हैं। इसके कारण उनको उत्पाद का अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। यदि किसान थोड़ी सी जागरूकता लाएं और फसल की परिपक्वता की सही पहचान करके कटाई फिर गहाई करें तो लाभ अधिक मिलेगा। हमारी जो मूंग है करीब एक बार में 80-85% फलियां पक जाती हैं, तो हम उसकी कटाई कर लेते हैं। और कटाई करने के बाद में ये भी देखना है हमें कि उसमें जो दाना है, दाना पक गया है कि नहीं। जब हम फली को तोड़ेंगे तो हमारी फली से जो दाना निकलेगा उसको हम देखेंगे कि उसका जो कलर है वो हमारा मतलब दाना भरा हुआ है। दूसरा उसका जो रंग है, जैसे हरे रंग का है तो उसका कलर साफ़ होना चाहिए, अगर डल है तो इसका मतलब कच्चा है। दूसरा दबा के भी हम देख सकते हैं उसको कि दाना ये पका या कच्चा है। तो अगर हमारी फसल पक गई है तो हम उसकी कटाई करें। और कटाई करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो हमारा खलियान है, खलियान भी हमारा साफ़ सुथरा पहले से हम रखें, जिससे कि क्योंकि मिट्टी नहीं होना चाहिए, पक्का खलियान होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी वगैरह होती है तो जब हम कटाई करके मड़ाई करते हैं तो उसमें जो है मिलावट होने की संभावना रहती है। और मिट्टी मिल जाती है तो हमारा जो बाज़ार में हम जब बेचने जाते हैं तो उसमें जो है उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, जिससे कि हमारा पैसा भी कम मिलता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले उसकी जो कटाई करें। कटाई करने के बाद खेत में 2-4 दिन उसको छोड़ दें, और छोड़ने के बाद हम देखेंगे कि उसके जो पत्ते जो है सूख जाते हैं, और सूखने के बाद में फिर उनको जो है अपना इकट्ठा करें, और इकट्ठा सुबह करें क्योंकि रात को ओस पड़ जाती है, जिससे कि फलियाँ चटकती नहीं हैं। और सुबह के टाइम में जो इकट्ठा करके और हम खलियान में उसको रखें, और फिर उसके बाद में हम खलियान में भी उसको 2-4 दिन सुखा करके और उसको जो है हम उसकी मड़ाई कर सकते हैं, यानी कि थ्रेसिंग कर सकते हैं। और थ्रेसिंग थ्रेसर से भी हो जाती है और मैनुअल भी हो जाती है, ये किसान के ऊपर डिपेंड करता है। और थ्रेसर से करते समय ये देख लें कि वो सूखा होना चाहिए। अगर गीला होगा ज़रा सा भी तो हमारा दाने टूटने की संभावना रहती है। अगर सूखा है तो उसमें टूटने की संभावना नहीं रहती और हमारी अच्छी क्वालिटी का जो दाना है वो निकल के आ जाता है। दूसरा ये कि जब हम थ्रेसिंग करें उस समय भी ये सावधानी रखें कि थ्रेसिंग में जो हमारा जो कपड़े वगैरह जो पहनते हैं, ज़्यादा ढीले ढाले कपड़े नहीं पहने, और वहाँ पानी भी रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ट्रैक्टर से चिंगारी निकलती है या कोई बात होती है, तो उसके लिए भी हमें सावधानी बरतनी है। मूंग की कटाई के साथ ही उसके भंडारण की तैयारी शुरू हो जाती है। तो किसान भाई मूंग का भंडारण करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखें जिससे आगे चलकर उनको मूंग का अच्छा बाजार भाव मिले। थ्रेसिंग करने के बाद में जो भी हमारा दलहन है जो निकलती है, ऐसे मूंग हम निकाल करके और उसको जो है धूप में पहले सुखाएं, क्योंकि सुखाते नहीं है। अगर हमको सीधे सीधे हम भंडारण करते हैं तो उसमें जो है फफूंदी आने की संभावना रहती है। और सुखा करके तब हमको उसमें गोदाम में रखना है, और गोदाम में रखने से पहले हम जो है उसको धूप में सुखाएं, और सुखा करके जब उसमें 8 से 10% नमी रह जाए उसके बाद में हम जो है उसको गोडाउन में रखते हैं। जहाँ हम स्टोर कर रहे हैं तो हमारा जो गोडाउन है वहाँ पर भी हमें ये देखना है कि उसमें कोई किसी भी तरह का कीड़ा तो नहीं है, क्योंकि ये दलहनी फसलों में बहुत जल्दी कीड़ा लगता है और कीड़े से बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाती हैं। तो अगर गोडाउन में रखना है तो हमें गोडाउन की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और गोडाउन में हमारा जो जैसे कहीं फर्श क्रैक है या हमारी दीवार कहीं क्रैक होती है तो उसमें भी कीड़े हमारे रह जाते हैं। तो उसके लिए जो मेलाथान 50 दवा आती है उसको भी हम छिड़काव करके जो कीड़े हैं गोडाउन के उनको नष्ट कर सकते हैं। दूसरा मेलाथियान 50 जो दवा आती है उसमें बोरियों को डिप करके भी हम जो है उससे कीड़े वगैरह जो भी हैं उसके नष्ट कर सकते हैं। और गोडाउन में रखते समय भी हमको सावधानी रखना है, क्योंकि गोडाउन में अगर आपके पास फट्टे हैं तो फट्टे लगा करके भी उसके ऊपर रख सकते हैं, बोरी के ऊपर बोरी। और नहीं तो हमें अगर वैसे स्टोर करना है
तो उसके दीवार के सहारे से छोड़ करके दूसरा आजकल ग्रेन बिन आती हैं, जो स्टोरेज बिन आती हैं, उनको भी हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा जो है इस तरह से हम जो मूंग की जो फसल लेकर के अच्छी तरह से भंडारण कर सकते हैं। और स्टोरेज करने के बाद में जब विपणन के लिए जाएं तो उसको ग्रेडिंग करके ले जाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर उसमें ज़रा सा भी छोटे बड़े दाने हैं या कहीं उसमें भूसे के रेशे भी आ रहे हैं, तो अगर हम ग्रेडिंग करके ले जाएंगे प्लांट से तो हमारा अच्छे किस्म का बीज जो होगा वो एक तरह से निकल आएगा दाना, और जो ख़राब होगा वो अलग निकल जाएगा। जो अच्छे किस्म का होगा उसको बाज़ार में हम अधिकतम कीमत ले सकते हैं, और जो वैसा दाना है उसको हम चारे के रूप में या वैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इस तरह से अगर करेंगे तो निश्चित रूप से जो भी हमारा उत्पाद है, फसल उत्पाद है, उसकी अधिकतम कीमत ले सकते हैं। और इस तरह से हम इसका जो है जो पोस्ट हार्वेस्ट में जो हमारी सावधानी है कटाई के उपरांत, उनको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जो नुकसान होता है उससे जो हम बच सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है रायसिंह नगर जिला श्री गंगानगर के कृषक देवेंद्र सिंह ने। ये कपास की फसल में रोग प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो देवेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। कपास रेशे वाली फसल है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अधिक आमदनी के लिए इसकी खेती करते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं, पर कभी कभी रोगों के कारण फसल में काफी नुकसान होता है। जो किसान समय रहते रोगों की पहचान करके रोकथाम के उपाय करते हैं, उनकी फसल रोगों से होने वाले नुकसान से बच जाती है और फसल से अच्छा रेशा उत्पादन मिलता है। कपास का कोणीय धब्बा और जीवाणु झुलसा रोग। इसके रोग के लक्षण पौधे के वायुवीय भागों पर छोटे गोल जल शक्ति बाद में भूरे रंग के हो जाते हैं। रोग के लक्षण घेटों पर भी दिखाई देते हैं। घेटों और सहपत्रों पर भी भूरे काले चित्ते दिखाई देते हैं। ये घेटियां समय से पहले खुल जाती हैं। रोगग्रस्त घेटों का रेशा खराब हो जाता है। इसका बीज भी सिकुड़ जाता है। रोग की रोकथाम के उपाय। कोणीय धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए बीज को बोने से पहले स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर बीजोपचार करें। खेत में कोणीय धब्बा रोग के लक्षण दिखाई देते ही स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम दवा 3 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें और 15 दिन के अंदर पर दोहराएं, जिससे कपास की फसल को इस रोग से बचाया जा सकता है। पत्ती धब्बा रोग। इस रोग में पत्तियों पर हल्के भूरे से गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। कुछ समय बाद ये धब्बे आपस में मिलकर अनियमित रूप से पत्तियों का अधिकांश भाग ढक लेते हैं। धब्बों के बीच का भाग टूटकर नीचे गिर जाता है। इस रोग से फसल की उपज में लगभग 20 से 25% तक कमी देखी गई है। रोग की रोकथाम के उपाय। कपास की बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेंडाजिम कवकनाशी दवा 2 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचारित करें। खड़ी फसल में कवक जनित रोगों की रोकथाम के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर फसल पर 2 से 3 बार 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। ऐसा करके किसान भाई कपास की फसल को रोगों से बचाकर अच्छी गुणवत्ता के रेशे का उत्पादन लेकर अच्छी आय कमा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatharajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।